नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला भारत की अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए एक कैच 22 का सिचुएशन पैदा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से संविधान पीठ के सामने एससी एसटी के अंदर उप वर्गीकरण के सुझाव दिया गया। संविधान पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में एससी एसटी के अंदर कोटा विद इन कोटा या हम कहें कि क्रीमी लेयर का फार्मूला लागू करने का सुझाव दिया। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। संविधान पीठ ने साफ कर दिया है कि आजादी के इतने साल बाद भी एससी एसटी जातियों में अभी भी छुआछूत बरकरार है और एससी एसटी वर्ग के अंदर तमाम ऐसी जातियां हैं जो उसी वर्ग के दूसरे जातियों के साथ छुआछूत में विश्वास रखती हैं, भेदभाव करती हैं। इसलिए जो जातियां अति दलित हैं, अति कमजोर हैं, उनको वरीयता दी जानी चाहिए और उनका एक वर्गीकरण करके आरक्षण की सुविधा सबसे पहले उनको दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का तमिलनाडु, तेलंगाना राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि एससी एसटी वर्ग में अभी भी सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन ज़्यादा है, इसलिए कोटा विद इन कोटा की व्यवस्था लागू नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि संविधान पीठ का फैसला व्यवहारिक नहीं है। अब मायावती के अपने तर्क हो सकते हैं, उनके अपने पॉलिटिकल कंपल्सन हो सकते हैं। इसी तरह के पॉलिटिकल कंपल्सन बाकी राजनीतिक दलों का भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की तरफ से वर्गीकरण का फैसला आ गया है और सरकार ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने में उनको कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब देखना है कि किस तरह से ये फैसला लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों को अधिकार दिया है कि वे अपने अपने राज्यों में सामाजिक स्थिति का आकलन करके कास्ट और सब कास्ट की एक रिपोर्ट तैयार करें और उस आधार पर अपने अपने राज्यों में एससी एसटी के अंदर कोटा विद इन कोटा लागू करें। हम सब जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने कई साल पहले महादलित और अति पिछड़ों को लेके एक वर्गीकरण किया था और उस आधार पर बिहार में आरक्षण की व्यवस्था की थी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार का यही ट्रम्प कार्ड था जिसके चलते वे लगातार बिहार की राजनीति में रेलिवेंट बने हुए हैं और जब जब चुनाव होता है तो उनको दलित समाज का अति पिछड़ा, अति गरीब कहिए या महादलित कहिए, वह नीतीश कुमार को वोट देता है। अब पिछड़ों में भी जो अति पिछड़ा है वह नीतीश कुमार को वोट देता है। भारत में कोटा विद इन कोटा लागू करने की शुरुआत 1975 में पंजाब की सरकार ने किया और उसके देखा देखी आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी लागू करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों राज्य सरकारों के उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में 5 जजेज की बेंच ने पंजाब और आंध्र प्रदेश सरकार के उस कोटा विद इन कोटा या वर्गीकरण करने संबंधी फैसले को खारिज कर दिया और इस तरह से जो पुरानी व्यवस्था थी एससी एसटी पूरे समुदाय को आरक्षण देने की, वो अभी तक चली आ रही थी। उसके बाद ये मामला संविधान पीठ के सामने गया और संविधान पीठ ने कई वर्षों तक सुनवाई करने के बाद 1 अगस्त को अपना फैसला सुनाया है। 7 जजेज की संविधान पीठ में से 6 जजेज ने कोटा विद इन कोटा या हम कहें क्रीमी लेयर या जातियों के
वर्गीकरण और उप वर्गीकरण का फैसला सुनाया है और 7 जजेज में से एक जज जस्टिस बेला त्रिवेदी ने मेजॉरिटी फैसले के खिलाफ अपनी राय जाहिर की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित इस संविधान पीठ ने अपने फैसले में 1917 और 1932 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान SC/ST को लेके कराए गए सर्वे और उन सर्वे रिपोर्ट्स का हवाला दिया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने विस्तृत फैसले में लिखा है कि ब्रिटिश टाइम में भी जो रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें SC/ST के अंदर छुआछूत और जातियों के अंदर भेदभाव की पुष्टि की गई थी। तो 1917 और 1932 की 2 रिपोर्ट और उसके बाद के जितने भी गिवन डेटाज अवेलेबल रहे हैं उसके आधार पर संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जातियों के अंदर वर्गीकरण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए और SC/ST के अंदर जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो पिछड़े हैं, उनको आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। संविधान पीठ के एक जज ने तो ये भी सुझाव दिया है कि एक बार जिस परिवार को आरक्षण की सुविधा मिल गई हो उसको दोबारा उसकी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अब इस तरह का फैसला आने के बाद जो आरक्षण विरोधी एलिमेंट्स रहे हैं, जो शुरू से आरक्षण का विरोध करते रहे हैं जातीय आधार पर, उनको एक नया तर्क मिल गया है अपनी बात और मजबूती से रखने के लिए। और जब OBC के अंदर क्रीमी लेयर का फार्मूला लागू करने का जजमेंट आया था तब भी, और अब SC/ST के अंदर जब क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के फैसले को लागू करने का सुझाव आया है तब भी ऐसी ताकतें जो आरक्षण का विरोध करती रही हैं उनको एक नई एनर्जी मिली है, एक नई ऊर्जा मिली है समाज के अंदर अपनी बात कहने के लिए। लेकिन अगर संविधान पीठ के फैसले पर गंभीरता से स्टडी किया जाए, उस पर विचार किया जाए, तो एक बात सबसे जो महत्वपूर्ण निकल के आ रही है कि संविधान पीठ ने कहा है कि पता लगाइए, जनगणना कराकर SC/ST के अंदर एक वर्गीकरण किया जाना चाहिए। भारत सरकार पिछले कई वर्षों से जातीय जनगणना को टाल रही है। पहले कोविड का सहारा लेके जनगणना को टालने के दिया गया था और अब जब गैर BJP सभी पार्टियां जातीय आधार पर जनगणना की मांग कर रही हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सहित इंडिया अलायंस के ज़्यादातर घटक दलों की तरफ से जातीय जनगणना को लेके चुनाव में भी मुद्दा बनाया गया था और चुनाव परिणाम आने के बाद भी संसद के अंदर और बाहर मुद्दा बनाने की बात की जा रही है। तो अब सरकार ऐसी स्थिति में क्या फैसला लेती है ये देखने की बात है, क्योंकि इस भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित संविधान पीठ का फैसला अगर सरकार लागू करना चाहेगी तो उस स्थिति में उसको सभी कमजोर वर्गों को पता लगाने के लिए एक सर्वे कराना पड़ेगा, एक जनगणना कराना पड़ेगा। और वह जनगणना तभी हो सकता है जब जातीय जनगणना पूरे देश में कराई जाए, जिसकी मांग की इंडिया अलायंस के सभी दल कर रहे हैं। तो अब देखना है कि पहली बात तो ये कि संविधान पीठ की इस फैसले का देश के कौन कौन से राजनीतिक दल खुले तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन से राजनीतिक दल इसमें अपनी अलग राय रख रहे हैं, और दूसरा, अगर सरकार जिस तरह से कोर्ट के अंदर उप वर्गीकरण का वकालत कर चुकी है, अगर उसी स्टैंड पर कायम रहती है तो फिर उसको जातीय जनगणना की दिशा में पहल करनी पड़ेगी। और अगर वह जातीय जनगणना की दिशा में पहल करती है तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का जो पॉलिटिकल स्टैंड है कि वे जातीय जनगणना को इसी संसद के में पारित कराने की कोशिश करेंगे, उनके इस
दावे को बल मिलेगा और उसका पॉलिटिकल माइलेज इंडिया अलायंस की पार्टियां लेने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।